नमस्कार। स्वागत है आप सबका गुनाहों का देवता बुक समरी सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे दूसरे भाग के बारे में। पिछले भाग में हमने देखा कि चंदर और सुधा एक दूसरे से प्रेम तो करते थे, लेकिन उस प्रेम को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। चंदर अपने आदर्शों, सामाजिक मर्यादाओं और गुरु भक्ति के बीच उलझा हुआ था। सुधा उसकी चुप्पी को समझ नहीं पा रही थी और अब वह समय आ चुका था जब जीवन उनसे निर्णय करवाने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं गुनाहों का देवता का दूसरा भाग, जिसमें हम बात करेंगे सुधा का विवाह, चंदर का विघटन और अधूरे प्रेम की सबसे बड़ी कीमत के बारे में। विवाह की चर्चा तेज हो जाती है। डॉक्टर शुक्ला अब पूरी गंभीरता से सुधा के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे। घर में रिश्तों की बातें होने लगी थीं। आने जाने वाले रिश्तेदार भी अब सुधा की शादी की चर्चा करते। सुधा बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करती, लेकिन भीतर से उसका मन अशांत था। उसे लगता था कि अभी भी सब कुछ बदल सकता है, अभी भी चंदर कुछ कह सकता है, अभी भी वह अपने पिता के सामने खड़ा होकर कह सकता है कि वह सुधा से प्रेम करता है। लेकिन हर बार जब वह चंदर की ओर देखती, उसे वही संयमित चेहरा दिखाई देता, वही आदर्शवादी युवक, वही व्यक्ति जो अपने दिल की आवाज़ सुनने के बजाय अपने सिद्धांतों की आवाज़ सुन रहा था। सुधा की मौन प्रतीक्षा। इन दिनों सुधा के व्यवहार में एक सूक्ष्म परिवर्तन आने लगा। वह पहले ही तरह हंसती तो थी, लेकिन उसकी हंसी में अब एक अनकही उदासी छिपी रहती। वह पहले की तरह चंदर को छेड़ती भी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक प्रश्न रहता। कई बार दोनों साथ बैठते, लंबी बातचीत होती, लेकिन वे बात कभी नहीं होती जो सबसे आवश्यक थी। कई बार ऐसा लगता कि सुधा कुछ कहना चाहती है, कई बार ऐसा लगता कि चंदर कुछ स्वीकार करना चाहता है, लेकिन फिर दोनों चुप हो जाते और वही चुप्पी उनके भाग्य का निर्णय करती चली जाती। चंदर की सबसे बड़ी भूल। एक दिन डॉक्टर शुक्ला ने चंदर से संभावित वर के बारे में राय मांगी। यह वह क्षण था जब चंदर अपने जीवन को बदल सकता था, लेकिन उसने जो किया वही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। चंदर ने वह गलती की जिसका पछतावा उसे जीवन भर सताने वाला था। उसने अपने प्रेम को त्यागने का निर्णय लिया। उसने स्वयं डॉक्टर शुक्ला को विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। वह सोच रहा था कि वह एक महान त्याग कर रहा है। उसे लगता था कि यही नैतिकता है, यही कर्तव्य है, यही आदर्श है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि वह केवल अपना नहीं, सुधा का जीवन भी बदल रहा है। सुधा अब भी इंतज़ार कर रही थी, शायद आखिरी बार। शायद उसे उम्मीद थी कि चंदर कुछ कहेगा, लेकिन क्या चंदर अपने दिल की बात कह पाएगा? सुधा का टूटना। जब सुधा को यह एहसास हुआ कि चंदर सचमुच कुछ नहीं कहेगा, तब उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने विद्रोह नहीं किया, उसने आंसू बहाकर नाटक नहीं किया, उसने किसी से शिकायत भी नहीं की, लेकिन वह भीतर से शांत होने लगी। और कई बार मनुष्य तब सबसे अधिक दुखी होता है जब वह रोना बंद कर देता है। सुधा ने अपने पिता का निर्णय स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके हृदय में जो प्रेम था वह कहीं नहीं गया, वह बस मौन हो गया। कैलाश मिश्र का प्रवेश। जिस युवक से सुधा का विवाह तय हुआ उसका नाम था कैलाश मिश्र। कैलाश एक अच्छे परिवार से था, शिक्षित था, संस्कारवान था। समाज की दृष्टि से वह एक आदर्श वर था। डॉक्टर शुक्ला संतुष्ट थे, परिवार संतुष्ट था, समाज संतुष्ट था, लेकिन प्रेम कभी समाज के गणित से नहीं चलता। सुधा के लिए समस्या कैलाश नहीं था, समस्या ये थी कि उसका मन किसी और के पास था। विवाह की तैयारियां। घर में उत्सव का वातावरण था। रिश्तेदार आने लगे, खरीदारी होने लगी,
गीत गाए जाने लगे। लेकिन इस पूरे उत्सव के बीच दो लोग ऐसे थे जिनकी दुनिया बिखर रही थी, सुधा और चंदर। सुधा कभी कभी चंदर के सामने बैठ जाती, छोटी छोटी बातें करती, मानो वह उन अंतिम दिनों को अपनी स्मृतियों से संजो लेना चाहती हो। उधर चंदर अपने भीतर उठ रहे तूफान को दबाने की कोशिश करता। वह स्वयं को समझाता कि वह सही कर रहा है, लेकिन उसका हृदय हर दिन उसे झुठला रहा था। विदाई का दिन। और फिर वह दिन आ गया। विवाह संपन्न हुआ, मंत्र पढ़े गए, फेरे हुए, सुधा किसी और की पत्नी बन गई। जब विदाई का समय आया तब वातावरण भारी हो गया। सुधा रो रही थी। डॉक्टर शुक्ला की आंखें नम थीं। घर के लोग भावुक थे, लेकिन सबसे बड़ी उथल पुथल चंदर के भीतर चल रही थी। वह पहली बार समझ रहा था कि उसने क्या खो दिया है। जब सुधा की डोली घर से चली गई तो ऐसा लगा मानो उसके जीवन का एक पूरा अध्याय समाप्त हो गया हो। सुधा की डोली तो चली गई, लेकिन उसके साथ चंदर की खुशी भी चली गई, और अब शुरू होने वाला था उसके जीवन का सबसे अंधेरा अध्याय। खाली घर, खाली जीवन। सुधा के जाने के बाद डॉक्टर शुक्ला का घर वैसा नहीं रहा। वही कमरे थे, वही दीवारें थी, वही आंगन था, लेकिन जीवन का संगीत गायब हो चुका था। चंदर जब घर आता तो अनायास उसकी नज़र उस जगह चली जाती जहाँ सुधा बैठा करती थी। उसे हर वस्तु में सुधा दिखाई देती, हर स्मृति उसे अतीत में खींच ले जाती। अब उसे समझ आने लगा कि प्रेम को दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। विनती का स्नेह। इसी दौरान बिनती की भूमिका महत्वपूर्ण होने लगती है। बिनती पहले से ही चंदर का सम्मान करती थी। अब वह उसके भीतर के दर्द को भी महसूस करने लगी। वह देख सकती थी कि चंदर बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीतर से बिखर चुका है। बिनती का प्रेम शांत था। वह अधिकार नहीं मांगता था, वह केवल समझना चाहता था। कई बार वह चंदर की सहायता करती, उसकी बात सुनती, उसका ध्यान रखती, लेकिन चंदर अभी भी अपने अतीत की छाया से बाहर नहीं निकल पाया था। सुधा को खोने के बाद चंदर ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रेम से भागना इतना आसान नहीं था। अपराध बोध की शुरुआत। धीरे धीरे चंदर के भीतर एक नया भाव जन्म लेने लगा, अपराध बोध। उसे महसूस होने लगा कि उसने केवल अपने साथ अन्याय नहीं किया, उसने सुधा के साथ भी अन्याय किया। उसे याद आने लगे वे क्षण जब सुधा उसकी ओर उम्मीद से देखती थी। उसे याद आने लगी उसकी आँखों की वह मौन विनती। अब उसे समझ रहा था कि सुधा उससे क्या चाहती थी, लेकिन यह समझ बहुत देर से आई थी। पम्मी का प्रवेश। इसी मानसिक स्थिति में चंदर की मुलाकात पम्मी से होती है। पम्मी कहानी से सबसे जटिल पात्रों में से एक है। वह आधुनिक है, स्वतंत्र विचारों वाली है, समाज की परंपराओं से बंधी हुई नहीं है। उसके विचार सुधा से बिल्कुल अलग हैं। जहाँ सुधा प्रेम को समर्पण और पवित्रता के रूप में देखती है, वहीं पम्मी उसे जीवन के एक स्वाभाविक अनुभव की तरह देखती है। पम्मी चंदर को आकर्षित करती है, शायद इसलिए कि वह उस दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है जो सुधा की दुनिया से बिल्कुल अलग है। भागने की कोशिश। चंदर पम्मी के करीब आने लगता है, लेकिन वास्तव में वह पम्मी के पास नहीं जा रहा होता है। वह अपने दर्द से भागने की कोशिश कर रहा होता है। उसे लगता है कि शायद एक नया संबंध उसे अतीत से मुक्त कर देगा, शायद वह सुधा को भूल जाएगा, शायद उसके भीतर का खालीपन भर जाएगा। लेकिन प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे इच्छा से भुलाया जा सके। जितना भी भूलना चाहता, उतना ही अतीत उसके सामने लौट आता। बंटी की कहानी। पम्मी के जीवन में बंटी नाम व्यक्ति भी है।
बंटी का जीवन भी टूटे हुए सपनों और असफल प्रेम की कहानी है। उसके अनुभव चंदर को मानव संबंधों की जटिलता समझाने लगता है। उसे एहसास होता है कि प्रेम केवल भावना नहीं है, यह जिम्मेदारी भी है, यह साहस भी है और कभी कभी यह पीड़ा भी है। चंदर का आंतरिक संघर्ष। जब चंदर दो दुनियाओं के बीच फंस चुका था, एक और उसकी स्मृतियों में जीवित सुधा थी, दूसरी ओर वर्तमान में मौजूद पम्मी। एक और पवित्र और निष्कलुष प्रेम था, दूसरी ओर आकर्षण और अकेलेपन से जन्मी निकटता। और इसी संघर्ष में उसका व्यक्तित्व बदलने लगता है। जो युवक कभी आदर्शवाद का प्रतीक था, अब स्वयं अपने निर्णयों पर प्रश्न उठाने लगता है। उधर सुधा अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुकी थी। वह अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी, वह अपने पति का सम्मान करती थी, वह एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके भीतर कहीं चंदर अब भी जीवित था। उसका प्रेम अब स्मृति बन चुका था, लेकिन स्मृतियाँ भी कभी कभी उतनी ही शक्तिशाली होती हैं जितनी वास्तविकता। समय आगे बढ़ रहा था, जीवन अपने रास्ते पर चल रहा था, लेकिन चंदर और सुधा के भीतर जो अधूरापन था वह समाप्त नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे और गहरा होता गया। और आने वाले दिनों में यही अधूरापन दोनों को उस मोड़ तक ले जाने वाला था जहाँ प्रेम, पश्चाताप और मृत्यु एक दूसरे से मिलने वाले थे। तो दोस्तों, ये थी धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गुनाहों का देवता का बुक समरी का दूसरा भाग। अगले वीडियो में मिलेंगे इस उपन्यास के ऑडियो समरी के तीसरे भाग के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार।